नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत की लोक कलाएं एवं संस्कृति के अंतर्गत हम लोग निम्न टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें है भारत में प्रमुख भाषाएं, भारतीय लोक कलाएं, भारत के प्रमुख मंदिर, भारतीय राग और गायन शैलियाँ, शास्त्रीय संगीत व घराना व शैली, और इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं जिसको कवर किया गया है, जैसे कि संगीत क्षेत्र एवं संगीतज्ञ, भारत के लोक नृत्य। ये सभी एग्जाम की दृष्टि से अति ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग इसको वीडियो का स्टार्ट करते हैं। भारत की लोक कलाएं एवं संस्कृति, भारत में प्रमुख भाषाएं। दक्षिण भारत की तेलुगु भाषा संस्कृत से काफ़ी प्रभावित मानी जाती है। दक्षिण भारत की जो तेलुगु भाषा है वह संस्कृत से काफ़ी प्रभावित मानी जाती है। तेलुगु भाषा की लिपि व्यंगी है। तेलुगु भाषा की लिपि कौन सी है? व्यंगी है। महाभारत का तेलुगु में अनुवाद जो है नन्नय्या नामक विद्वान ने किया। महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किसने किया? तो नन्नय्या नामक विद्वान ने किया। तमिल भाषा में साहित्य को संगम कहा जाता है। तमिल भाषा में साहित्य को क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है। बोडो जो है असम प्रांत की आधिकारिक भाषा है। बोडो कौन सी प्रांत की आधिकारिक भाषा है? यह असम प्रांत की आधिकारिक भाषा है। असम प्रांत की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बोडो है। और मलयालम जो है केरल राज्य की राजकीय भाषा है। मलयालम केरल राज्य की राजकीय भाषा है। केरल राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? तो यह मलयालम है। डोगरी भाषा जो है कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो यह कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती हैं। मैथिली को बिहार की दूसरी राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। बिहार का दूसरी राज्य भाषा कौन सी है? तो यह मैथिली है। बिहार की दूसरी राज्य भाषा कौन सी है? तो मैथिली है। उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा कौन सी है? तो उर्दू है। जबकि संस्कृत जो है उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा कौन सी है? तो यह संस्कृत है। तेलुगु को इटालियन ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। तेलुगु भाषा को क्या कहा जाता है? इटालियन ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। हिंदी के बाद भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वह बंगला भाषा है। हिंदी के बाद भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बंगला भाषा है। मेघालय की राजभाषा गारो। मेघालय की राजभाषा कौन सी है? यह गारो है। जबकि नागालैंड की राजभाषा जो है अंग्रेजी है। मेघालय की राजभाषा कौन सी है? गारो है। मेघालय की राजभाषा कौन सी है? गारो। और नागालैंड की राजभाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। अंडमान निकोबार में राजभाषा बंगला है। अंडमान निकोबार की जो राजभाषा है वह बंगला है, लेकिन यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है वह हिंदी है। अंडमान निकोबार की राजभाषा बंगला और आधिकारिक भाषा हिंदी है। लक्षद्वीप की कौन सी भाषा है? लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। वहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम भाषा बोलते हैं। सिक्किम में आधिकारिक भाषा नेपाली है। सिक्किम में कौन सी है आधिकारिक भाषा? यह नेपाली है। जबकि महाराष्ट्र की मराठी है। महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है? मराठी है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? तो यह पटना में है। लिपियाँ, भारत की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मणी लिपि है। ब्राह्मणी लिपि है जो भारत की जो प्राचीनतम लिपि है वो ब्राह्मणी लिपि है। यह लिपि जो है बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती है। ब्राह्मणी लिपि जो है बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि का प्रयोग जो है प्राकृत भाषा के लिए हुआ है। खरोष्टी लिपि का प्रयोग किसके लिए हुआ है? प्राकृत भाषा के लिए हुआ है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाईं ओर।
गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। गुरुमुखी लिपि कौन सी भाषा की लिपि है? तो यह पंजाबी लिपि की भाषा है। अब गुरुमुखी लिपि को विकसित करने का श्रेय किसको है? गुरु अंगद को है। गुरुमुखी लिपि को विकसित किसने किया? गुरु अंगद देव ने। यह लिपि बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि भी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाईं से दाईं ओर। भारत सरकार की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। भारत सरकार की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। और लिपि कौन सी है? देवनागरी है। मराठी, नेपाली, संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि है। मराठी और नेपाली जो लैंग्वेज जो है, भाषा है, वो संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू, अरबी व फारसी अरबी लिपि का प्रयोग हुआ है। उर्दू में, अरबी में व फारसी में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो अरबी लिपि का प्रयोग हुआ है। उर्दू, अरबी व फारसी में अरबी लिपि का प्रयोग हुआ है। और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन है। शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज। भारत में सर्वप्रथम तमिल भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा सबसे पहले तमिल भाषा को 2004 में प्राप्त हुआ। भारत में दूसरी बार जो है और दूसरी शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 में संस्कृत को प्राप्त हुआ। 2005 में संस्कृत को प्राप्त हुआ। और 2008 में कन्नड़ व तेलुगु को, 2013 में मलयालम को और 2014 में ओडिया को प्राप्त हुआ। भारत में दूसरी बार शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है 2005 में संस्कृत को, 2008 में कन्नड़ व तेलुगु को, 2013 में मलयालम को और 2014 में ओडिया को प्राप्त हुआ। वर्तमान में अब तक जो है 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत में, अपने देश में जो है 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन से हैं? तो वो एक है तमिल भाषा है, उसके बाद से संस्कृत है, फिर कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, ओडिया है। भारतीय चित्रकला। वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें चित्रकला को चौथा स्थान पर प्राप्त है। वात्स्यायन है, उनका जो है पुस्तक है, उनकी रचना है कामसूत्र। उसमें 64 कलाओं का वर्णन है। इन्हीं 64 में से चौथे स्थान पर जो है वह चित्रकला है। चौथे स्थान पर चित्रकला है। चित्रकला की मधुबनी शैली जो है ये बिहार राज्य से संबंधित है। चित्रकला की मधुबनी शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार राज्य से संबंधित है। चित्रकला की जो तंजावुर शैली है, मराठा शासकों के संरक्षण में विकसित हुई। तंजावुर शैली किस शासकों के संरक्षण में विकसित हुई? तो यह मराठा शासकों के संरक्षण में विकसित हुई। ठनी बनी का संबंध किशनगढ़ शैली से है। ठनी बनी जो है चित्रकारी, उसका संबंध जो है यह किशनगढ़ शैली से है। महाराष्ट्र की जो वर्ली चित्रकारी और उड़ीसा की पता चित्रकारी जो है विश्व प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में एक वर्ली चित्रकारी है और उड़ीसा में पता चित्रकारी है, ये जो है विश्व प्रसिद्ध है। हीर और रांझा का चित्र जो है शोभा सिंह ने बनाया था। हीर और रांझा का चित्र किसने बनाया था? शोभा सिंह ने। शाहजहां का ताज और भारत माता का चित्र अविनंद्रनाथ ठाकुर ने बनाया था। शाहजहां का ताज और भारत माता का चित्र जो है अविनिंद्रनाथ ठाकुर ने बनाया था। गांधी जी की डांडी यात्रा का चित्र जो है नंदलाल बोस ने बनाया था। गांधी जी जो डांडी यात्रा किए थे, इसका जो चित्र जो है ये नंदलाल बोस ने बनाए थे। गांधी जी का डांडी यात्रा का चित्र किसने बनाया था? नंदलाल बोस ने। विश्वामित्र और मेनका का चित्र जो है राजा रवि वर्मा ने बनाया। विश्वामित्र और मेनका का चित्र किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा ने बनाया था। यामिनी राय, M.F. हुसैन, सतीश गुजराल और अमृता शेरगिल जो है का संबंध चित्रकारी से है। यामिनी राय, M.F. हुसैन, सतीश गुजराल और अमृता शेरगिल का संबंध किससे है? तो चित्रकारी से है।
मुगल काल का प्रसिद्ध बैलगाड़ी का चित्रण जो है अबुल हसन ने किया था। मुगल काल का जो प्रसिद्ध बैलगाड़ी का चित्र है जो है उसका चित्रण किसने किया था? अबुल हसन ने किया था। काला चांद का चित्र जो है सतीश गुजराल का है। काला चांद जो चित्र है, जो काला चांद वाला चित्र जो बनाया गया है वो सतीश गुजराल जी के द्वारा बनाया गया है। अजंता की गुफा में जातक ग्रंथों से संबंधित चित्र अंकित है। अजंता की गुफा में किस ग्रंथों से संबंधित चित्र अंकित है? तो ये जातक ग्रंथों से संबंधित चित्र अंकित है। किसमें? अजंता की गुफा में। औरत नामक चित्र का चित्रांकन रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारतीय लोक कलाएं। चौक पूरना, सोन रखना लोक कला उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की लोक कला कौन कौन सी है? चौक पूरना, सोन रखना। मेहंदी लोक कला राजस्थान राज्य से संबंधित है। मेहंदी लोक कला कहाँ की है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। राजस्थान की लोक कला कौन सी है? मेहंदी। महाराष्ट्र राज्य से संबंधित लोक कला रंगोली है। रंगोली कहाँ की लोक कला है? यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अल्पना लोक कला पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। अल्पना लोक कला कहाँ की है? तो यह पश्चिम बंगाल की लोक कला है। गोदना लोक कला जो है ये बिहार राज्य से संबंधित है। गोदना लोक कला कहाँ की है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। साथिया व कालोटी लोक कला जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। साथिया व कालोटी लोक कला कहाँ की है? तो यह गुजरात राज्य से है। गुजरात राज्य की लोक कला कौन सी है? साथिया व कालोटी। एपण लोक कला उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। एपण लोक कला जो है यह एपण जो लोक कला है यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। मुग्गू, मुग्गू जो है आंध्र प्रदेश की सतह चित्रकारी का नाम है। मुग्गू क्या है? मुग्गू जो है आंध्र प्रदेश की एक सतह चित्रकारी है, उसी का नाम है। इकेबाना फूलों के सजाने की जापानी कला है। इकेबाना जो है फूलों के सजाने की जापानी कला है। कलमकारी लोक कला जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कलमकारी लोक कला किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। जबकि फुलकारी लोक कला कहाँ की है? हरियाणा से संबंधित है। फुलकारी लोक कला कहाँ की है? हरियाणा से। और कलमकारी लोक कला जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भारत में मंदिर निर्माण शैली। भारत में मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियां हैं। कौन कौन सी? नागर शैली, बेसर शैली व द्रविड़ शैली। भारत में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां हैं? 3 शैलियां हैं, जिसमें नागर शैली है, बेसर शैली है व द्रविड़ शैली है। नागर शैली को उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली कहा जाता है। नागर शैली को उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली कहा जाता है, यानी उत्तर भारत के मंदिर जो है नागर शैली में बनती हैं। इस शैली में मंदिर आधार से शिखर तक चौकोर होता है। नागर शैली में मंदिर जो है आधार से शिखर तक जो है चौकोर होता है। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली है। दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली कौन सी है? यह द्रविड़ शैली है। इस शैली के मंदिर आधार से शिखर तक अष्टकोण होते हैं। द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो आधार से शिखर तक जो है अष्टकोण होते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। दक्षिण भारत में जो मंदिर है उसके जो प्रवेश द्वार है उसे हम लोग गोपुरम कहते हैं। बेसर शैली नागर व द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। बेसर शैली जो है नागर और द्रविड़ का, नागर प्लस द्रविड़ का शैली का जो है मिश्रित रूप है। कौन? बेसर शैली। बेसर शैली जो है नागर व द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है, जिसे चालुक्य शैली भी कहा जाता है। बेसर शैली को क्या कहा जाता है? चालुक्य शैली भी कहा जाता है। इन शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्धगोलाकार होते हैं। बेसर शैली के जो मंदिर हैं उनका आकार जो है आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्धगोलाकार होता है। भारतीय स्थापत्य कला। हैदराबाद का चार मीनार दक्कनी शैली में बना है। हैदराबाद का चार मीनार किस शैली में बना है? दक्कनी शैली में बना है। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शैली में बने हुए हैं। महाबलीपुरम के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं?
तो पल्लव शैली में बने हुए हैं। भवनों के निर्माण के लिए अंग्रेजों ने पल्डियन शैली को अपनाया। भवन निर्माण के लिए अंग्रेजों ने किस शैली को अपनाया? तो पल्डियन शैली को अपनाया। जबकि गिरजाघरों के निर्माण के लिए आइबेरियन शैली का प्रयोग किया गया। अंग्रेजों ने भवन निर्माण के लिए पल्डियन शैली का प्रयोग किया, लेकिन गिरजाघर के निर्माण में उन्होंने आइबेरियन शैली का प्रयोग किया। गिरजाघर के निर्माण में किस शैली का उपयोग हुआ है? आइबेरियन। मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण इंडो आर्सेनिक शैली में बना है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है इंडो सार्सेनिक शैली में हुआ है, जो कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल की शैली जैसा बना है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है विक्टोरिया मेमोरियल की शैली जैसा बना है, जो इंडो सार्सेनिक शैली है। भारत के प्रमुख मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में, जो भगवान वेंकटेश्वर या विष्णु को समर्पित है। तिरुपति बालाजी मंदिर जो है भगवान वेंकटेश्वर या विष्णु को समर्पित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? केरल के त्रिवेंद्रम में। देश के सबसे धनी मंदिर में से एक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित है और देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। रथ मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में पल्लव वंश से संबंधित है। रथ मंदिर जो है ये महाबलीपुरम में तमिलनाडु में है, जो पल्लव वंश से संबंधित है, जो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया। रथ मंदिर महाबलीपुरम में है। रथ मंदिर जो है महाबलीपुरम तमिलनाडु में पल्लव वंश से संबंधित है, जिसको नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाए थे। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में व मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर में, और मीनाक्षी मंदिर मदुरै में। तमिलनाडु में स्थित है। और चित्रगुप्त स्वामी का मंदिर उज्जैन में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर व मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में स्थित है, और चित्रगुप्त स्वामी का मंदिर जो है यह उज्जैन में स्थित है। श्री रंगानाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। श्री रंगानाथ स्वामी मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। गोमतेश्वर मंदिर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चामुंड राय ने बनवाया। गोमतेश्वर मंदिर को श्रवणबेलगोला में कर्नाटक के चामुंड राय ने बनवाया। और नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर कहाँ है? चिदम्बरम तमिलनाडु में है। हजारा स्वामी मंदिर जो है, हजारा स्वामी मंदिर व विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। हजारा स्वामी मंदिर व विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी कर्नाटक में स्थित है। और मामा भांजा मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है। मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कामाख्या देवी व नवग्रह मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। कामाख्या देवी और नवग्रह मंदिर कहाँ स्थित है? गुवाहाटी असम में स्थित है। जल मंदिर पावापुरी बिहार में स्थित है। जल मंदिर कहाँ स्थित है? पावापुरी बिहार में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है माउंट आबू पे राजस्थान में स्थित है। ब्रह्मा जी का पुष्कर मंदिर राजस्थान में स्थित है। ब्रह्मा जी का जो पुष्कर मंदिर है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है।
एक लिंग मंदिर व सास बहु मंदिर राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। एक लिंग मंदिर और सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान के उदयपुर में। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। मार्तंड का सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में ललितादित्य ने बनवाया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, जबकि मार्तंड का जो सूर्य मंदिर है वो जम्मू कश्मीर में है। इसको ललितादित्य ने बनवाया था। सोमनाथ मंदिर प्रभास सोमनाथ मंदिर जो है प्रभास ने बनवाया था, जो गुजरात में, जबकि द्वारिकाधीश मंदिर व सुदामा मंदिर गुजरात में स्थित है। द्वारिकाधीश मंदिर व सुदामा मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कांच मंदिर इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। कांच मंदिर कहाँ स्थित है? इंदौर मध्य प्रदेश में। और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, जो गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने, जो गंग वंश का शासक था। रघुनाथ मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। जबकि लोटस टेम्पल नई दिल्ली में बहावी धर्म से संबंधित है। लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? बहावी धर्म से संबंधित, और स्थित कहाँ है? ये दिल्ली में स्थित है। करणी माता मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहते हैं। करणी माता मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहते हैं, जो राजस्थान में स्थित है। करणी माता मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। इसे क्या कहते हैं? चूहों वाला मंदिर। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में, मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय संसद भवन का डिजाइन किस मंदिर के डिजाइन से लिया गया है? ये जो है विरूपाक्ष मंदिर हम्पी और कंदरिया महादेव मंदिर से लिया गया है। शिरडी साई बाबा मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। शिरडी साई बाबा मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में अयाती केसरी ने बनवाया था। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इसको अयाती केसरी ने बनवाया था। लिंगराज मंदिर को किसने बनवाया था? अयाती केसरी ने। वह जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा के पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा के पुरी में स्थित है। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। भारत के प्रमुख मस्जिद। मोठ मस्जिद दिल्ली में स्थित है। मोठ मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और अटाला मस्जिद जो है आगरा के उत्तर प्रदेश में स्थित है। मोठ मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और अटाला मस्जिद आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जम्मा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां ने, जबकि आगरा की जम्मा मस्जिद भी शाहजहां ने ही बनवाई थी। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जम्मा मस्जिद जो दिल्ली में है, इसको शाहजहां ने, और आगरा के भी जम्मा मस्जिद को शाहजहां ने ही बनवाया था। मक्का मस्जिद हैदराबाद में स्थित है और शेर शाही मस्जिद पटना में स्थित है। मक्का मस्जिद कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और शेर शाही मस्जिद पटना में स्थित है। पत्थर मस्जिद जम्मू कश्मीर में नूरजहां ने बनवाई। पत्थर मस्जिद कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसको किसने बनवाया? नूरजहां ने। पत्थर मस्जिद को नूरजहां ने जम्मू कश्मीर में बनवाई। जबकि पत्थर की मस्जिद पटना में स्थित है। पत्थर की मस्जिद कहाँ है? पटना में स्थित है।
सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में स्थित है। सफदरजंग का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में स्थित है। हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। चरार ए शरीफ मस्जिद श्रीनगर में जैनुल आबदीन ने बनवाया। चरार ए शरीफ मस्जिद कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। इसको किसने बनवाया? जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन ने। जैनुल आबदीन ने ही चरार ए शरीफ मस्जिद को श्रीनगर में बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने बनवाई। मोती मस्जिद आगरा में किसने बनवाया? शाहजहां ने। जबकि मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाई। मोती मस्जिद जो दिल्ली में है उसको औरंगजेब ने बनवाया और मोती मस्जिद जो आगरा में है उसको शाहजहां ने बनवाया। अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित है। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित है। और नगीना मस्जिद आगरा में स्थित है। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थल। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जहाँ मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रसिद्ध है। अजंता की गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रसिद्ध है। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, जो औरंगाबाद में स्थित है। एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। इसको किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एलिफेंटा की गुफाएं व कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं व कन्हेरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। जहाज महल मालवा में स्थित है। जहाज महल कहाँ स्थित है? मालवा में। आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित है। आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। आनंद भवन का संबंध जो है जवाहरलाल नेहरू से था। आनंद भवन का संबंध किनसे था? जवाहरलाल नेहरू से। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। जबकि शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार के सासाराम में। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया था। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। कहाँ पे? औरंगाबाद में, जिसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। बीबी का जो मकबरा है उसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। गोल गुंबज बीजापुर में भारत का सबसे बड़ा गुंबद है। गोल गुंबज जो है बीजापुर में है और भारत का सबसे बड़ा गुंबज है। कौन सा? गोल गुंबज। जबकि गोलघर पटना में स्थित है। गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। जयसमंद पिछौला झील जयसमंद पिछौला झील व फतेह सागर उदयपुर में स्थित है। जयसमंद झील, पिछौला झील व फतेह सागर उदयपुर में स्थित है। पिछौला झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। फतेह सागर झील उदयपुर में और जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है। निशांत बाग व शालीमार बाग श्रीनगर में स्थित है। निशांत बाग व शालीमार बाग कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। राम बाग और आराम बाग आगरा में स्थित है। राम बाग और आराम बाग कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। वृंदावन गार्डन मैसूर में व हैंगिंग गार्डन मुंबई में स्थित है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर में। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर में। व हैंगिंग गार्डन मुंबई में स्थित है। हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। सांची स्तूप व भरहुत स्तूप विदिशा मध्य प्रदेश में अशोक ने बनवाए। सांची स्तूप जो है वह भरहुत स्तूप विदिशा मध्य प्रदेश में अशोक ने बनवाए। हवा महल जयपुर में स्थित महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। हवा महल को जो जयपुर में स्थित है इसको महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु कोलकाता में स्थित है। हावड़ा ब्रिज का और विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। हैलीवीड मैसूर में स्थित है। हैलीवीड कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है, जिसका पुराना नाम द्वार समुद्र था। हैलीवीड का पुराना नाम क्या था? द्वार समुद्र था।
विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में महाराणा कुंभा ने बनवाया था। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़गढ़ में महाराणा कुंभा ने बनवाया था, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। विजय स्तंभ किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 37.2 मीटर है। 37.2 मीटर इस विजय स्तंभ की ऊंचाई है। मूसी रानी की छतरी अलवर राजस्थान में स्थित है। मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में, राजस्थान में। अनिरुद्ध का महल बूंदी राजस्थान में स्थित है। अनिरुद्ध का महल कहाँ स्थित है? बूंदी राजस्थान में स्थित है। शीश महल आगरा में शाहजहां ने बनवाया था। शीश महल कहाँ स्थित है? आगरा में। इसको किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। सनसेट पॉइंट माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। सनसेट पॉइंट कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में चंदेल राजाओं ने बनवाया। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? छतरपुर मध्य प्रदेश में है। इसको किसने बनवाया? चंदेल राजाओं ने बनवाया। स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाई थी। स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है, इसका जो स्वर्ण छत है वो महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाई थी। जंतर मंतर दिल्ली व जयपुर में स्थित है। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? जंतर मंतर दिल्ली व जयपुर में स्थित है। जबकि लाल किला दिल्ली का शाहजहां तथा आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। सांता क्रूज मुंबई में, जबकि सारनाथ वाराणसी में स्थित है। सांता क्रूज मुंबई में, जबकि सारनाथ वाराणसी में स्थित है। छोटा इमामबाड़ा व बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 ईस्वी में बनवाया, जिसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। सांता क्रूज मुंबई में, जबकि सारनाथ वाराणसी में स्थित है। छोटा इमामबाड़ा व बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा को किसने बनवाया था? आसिफउद्दौला ने 1784 ईस्वी में बनवाया। इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। शांति निकेतन व वेलूर मठ कोलकाता में स्थित है। शांति निकेतन व वेलूर मठ कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। जबकि जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? बीकानेर में। और गोलकुंडा का किला हैदराबाद में और जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है। राजघाट फिरोज शाह कोटला व हौज खास नई दिल्ली में स्थित है। राजघाट फिरोज शाह कोटला व हौज खास कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। जबकि कुतुब मीनार नई दिल्ली में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर। चश्मा शाही जम्मू कश्मीर में और पादरी की हवेली पटना में स्थित है। चश्मा शाही कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और पादरी की हवेली कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। जबकि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। उदंतपुरी बिहार प्रांत के नालंदा में स्थित है। उदंतपुरी जो है बिहार प्रांत के नालंदा में स्थित है। उदंतपुरी कहाँ स्थित है? बिहार प्रांत के नालंदा में। जहाँ बंगाल पाल नरेश गोपाल ने विश्वविद्यालय बनवाया था। उदंतपुरी में बंगाल का पाल नरेश जो था वो एक विश्वविद्यालय बनवाया था। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कौन से शासकों द्वारा किया गया? चंदेल शासकों द्वारा किया गया।
गया बिहार में फल्गु नदी के तट पर स्थित है। गया कहाँ स्थित है? बिहार में फल्गु नदी के तट पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का निर्माण 1911 में प्रिंस जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए करवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब करवाया गया? 1911 में। कहाँ पे? मुंबई में। और किसके लिए? प्रिंस जॉर्ज पंचम के स्वागत में करवाया गया। लाल बाग बंगलुरु में हैदर अली ने बनवाया था। लाल बाग बंगलुरु में किसने बनवाया था? हैदर अली ने बनवाया था। जगमोहन महल कोटा राजस्थान में स्थित है। जगमोहन महल कहाँ स्थित है? कोटा में, राजस्थान में। उमेद भवन जोधपुर में स्थित है। उमेद भवन कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। जबकि हिलती मीनारे अहमदाबाद में स्थित है। हिलती मीनारे कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। धार का किला मध्य प्रदेश में स्थित है। धार का किला कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। जबकि भरतपुर व नाहरगढ़ का किला जयपुर में स्थित है। भरतपुर और नाहरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। सुख निवास बूंदी में और डिंग महल राजस्थान में है। सुख निवास कहाँ है? बूंदी में है। और डिंग महल कहाँ है? राजस्थान में है। सुख निवास बूंदी में और डिंग महल कहाँ है? राजस्थान में। काकरिया झील अहमदाबाद में स्थित है। काकरिया झील कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। और सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है। सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। मृगनयनी का महल का निर्माण ग्वालियर में राजा मान सिंह ने किया था। मृगनयनी का महल का निर्माण ग्वालियर में राजा मान सिंह ने किया था। वह किशोर सागर कोटा राजस्थान में स्थित है। किशोर सागर कहाँ स्थित है? कोटा राजस्थान में। अन्ना सागर अजमेर में लूनी नदी पर बांध बना है। अन्ना सागर अजमेर में लूनी नदी पर बांध बना है। और मैरीन बीच चेन्नई में स्थित है। मैरीन बीच कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने तथा दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब द्वारा बनवाई गई है। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने। तथा दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाया? औरंगजेब ने। भारत में हस्तशिल्प। भारत में कपास बुनने की स्वदेशी तकनीक जामदानी है। भारत में जो कपास बुनने की स्वदेशी तकनीक है उसको क्या कहते हैं? जामदानी। पश्चिम बंगाल की जामदानी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। जबकि चंदेरी की सूती साड़ियाँ प्रसिद्ध है। चंदेरी की कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? सूती साड़ियाँ। और पश्चिम बंगाल की जामदानी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। सिल्क साड़ियों में सोने चांदी का जो काम होता है उसे मीनाकारी कहा जाता है। सिल्क साड़ियों में जो सोने चांदी का काम होता है उसे मीनाकारी कहा जाता है। तंजौर रेशमी साड़ियों पर सोने के काम के लिए विख्यात है। तंजौर जो है रेशमी साड़ियों पर सोने के काम के लिए विख्यात है। वस्त्रों को बांधकर रंगे जाने की तकनीक को टाई डाई कहा जाता है। वस्त्रों को बांधकर रंगे जाने की तकनीक को टाई डाई कहा जाता है। महापुरुषों से संबंधित स्थल। पौनार आश्रम का संबंध विनोबा भावे से था, जो भूटान आंदोलन के प्रवर्तक थे। पौनार आश्रम का संबंध जो था विनोबा भावे से था, जो भूटान आंदोलन के प्रवर्तक थे। तलवंडी जो पाकिस्तान में है, गुरु नानक का जन्म हुआ था, जिसे नानकाना साहिब भी कहते हैं। तलवंडी को नानकाना साहिब भी कहते हैं। यह पाकिस्तान में है। यहाँ पे गुरु नानक का जन्म हुआ था। कटक का संबंध सुभाष चंद्र बोस से है, जबकि जीरादेई का संबंध राजेंद्र प्रसाद जी का है। कटक का संबंध किससे है? सुभाष चंद्र बोस से। और जीरादेई का राजेंद्र प्रसाद से। शांति निकेतन का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर और बेलूर का संबंध रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है।
शांति निकेतन का संबंध जो है रविंद्रनाथ टैगोर और बेलूर का संबंध रामकृष्ण परमहंस से है। जेरूसलम का संबंध ईसा मसीह से, जबकि वाटरलू व कोर्सिका का संबंध नेपोलियन बोनापार्ट से है। जेरूसलम का जो संबंध है ईसा मसीह से है और वाटरलू व कोर्सिका का संबंध नेपोलियन बोनापार्ट से है। मकदूनिया या मैसिडोनिया का संबंध सिकंदर महान से है। मकदूनिया या मैसिडोनिया का संबंध सिकंदर महान से है। ट्रैफलगर का संबंध नेल्सन से था। ट्रैफलगर का संबंध जो है नेल्सन से था, जबकि त्रिमूर्ति का संबंध जवाहरलाल नेहरू से। त्रिमूर्ति का संबंध किससे है? जवाहरलाल नेहरू से। चित्तौड़ व हल्दी घाटी का संबंध महाराणा प्रताप से है। चित्तौड़ व हल्दी घाटी का संबंध किससे है? महाराणा प्रताप से है। भारतीय मूर्तिकला। मूर्तिकला की गंधार शैली का संबंध भगवान बुद्ध की मूर्तियों से है। मूर्तिकला की जो गंधार शैली है उसका संबंध भगवान बुद्ध की मूर्तियों से है, जिसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। गंधार शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। गंधार कला का विकास कुषाण काल में हुआ। गंधार कला का विकास कब हुआ? तो ये कुषाण काल में हुआ। मथुरा शैली की मूर्ति हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म से संबंधित है। मथुरा शैली का जो मूर्ति है वह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। इसमें मूर्ति खड़ी आकृति में बनाई जाती है। मथुरा शैली में मूर्ति जो है खड़ी आकृति में बनाई जाती है। मूर्ति कला की अमरावती शैली का विकास आंध्र प्रदेश में हुआ। अमरावती शैली, मूर्तिकला की जो अमरावती शैली का है उसका विकास कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। जली हुई मिट्टी से बनाई जाने वाली मूर्ति को टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा किसे कहा जाता है? जली हुई मिट्टी से बनाई जाने वाली मूर्ति को। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, जबकि भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। भारतीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में तथा रानी महल संग्रहालय झांसी में स्थित है। रानी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। शांतिवन किसके समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। शक्ति स्थल में इंदिरा गांधी का व वीर भूमि में राजीव गांधी का समाधि स्थल है। शक्ति स्थल में इंदिरा गांधी और वीर भूमि में राजीव गांधी का समाधि स्थल है। विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री व महाप्रयाण घाट में राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। महाप्रयाण घाट में किसका समाधि स्थल है? राजेंद्र प्रसाद का। और विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। चैत्रा भूमि में भीमराव अंबेडकर व नारायण घाट में गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। चैत्रा भूमि में किसका समाधि स्थल है? भीमराव अंबेडकर का। और नारायण घाट में गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। अभय घाट में मोरारजी देसाई और किसान घाट में चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। किसान घाट में किसका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का। और अभय घाट में मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। जगजीवन राम का समाधि समता स्थल में जो है ये जगजीवन राम का समाधि स्थल है। जगजीवन राम का समाधि स्थल कहाँ है? समता स्थल में। कर्मभूमि समाधि स्थल शंकर दयाल शर्मा से संबंधित है। कर्मभूमि जो समाधि स्थल है वह शंकर दयाल शर्मा से संबंधित है, जबकि एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। शास्त्रीय संगीत घराना व शैली। शास्त्रीय संगीत घराना व शैली। भारत में शास्त्रीय संगीत की दो शाखाएं हैं, हिंदुस्तानी संगीत शैली और उत्तर भारत में और कर्नाटक संगीत शैली दक्षिण भारत में प्रचलित है। भारत में शास्त्रीय संगीत की दो शाखाएं हैं, एक हिंदुस्तानी संगीत शैली जो उत्तर भारत में और कर्नाटक संगीत शैली दक्षिण भारत में प्रचलित है। भारत का सबसे प्राचीन ध्रुपद संगीत घराना डागर घराना था, जिसमें मुसलमान गायक हिंदू विधाओं का गायन करते थे।
भारत का जो है सबसे प्राचीन ध्रुपद संगीत घराना डागर घराना था, जिसमें मुसलमान जो है गायक हिंदू विधाओं का गायन करते थे। मुसलमान गायक हिंदू विधाओं का गायन करते थे। अकबरकालीन तानसेन व बैजू बावरा ध्रुपद गायकी से में निपुण थे। जो अकबरकालीन तानसेन थे वह बैजू बावरा व ध्रुपद गायकी में निपुण थे। दरभंगा घराना का संबंध ध्रुपद गायकी से था। ध्रुपद गायकी का संबंध किस घराना से है? दरभंगा घराना से है। शास्त्रीय संगीत का सबसे नया घराना किराना घराना है। शास्त्रीय संगीत का सबसे नया घराना कौन सा है? किराना घराना है, जो ख्याल गायकी से संबंधित है। किराना घराना किस गायकी से संबंधित है? ख्याल गायकी से संबंधित है। ख्याल गायकी के पुराने घरानों में से ग्वालियर घराना प्रसिद्ध है। ख्याल गायकी के पुराने घरानों में से सबसे प्रसिद्ध जो है वो ग्वालियर घराना है। ख्याल गायकी का जनक अमीर खुसरो को मानते हैं। ख्याल गायकी का जनक किसको मानते हैं? अमीर खुसरो को मानते हैं। लखनऊ घराना ठुमरी और टप्पा दोनों गायकी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? ठुमरी और टप्पा दोनों गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ठुमरी गायन प्रायः महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ठुमरी गायन जो है प्रायः महिलाओं द्वारा गाया जाता है। भारतीय राग व गायन शैलियाँ। राग का शाब्दिक अर्थ रंग होता है। राग के लिए न्यूनतम 5 व अधिकतम 7 स्वर आवश्यक होते हैं। 7 मुख्य स्वर को भारतीय संगीत में सरगम कहा जाता है, जिसे कर्नाटक संगीत में कल्पना कहा जाता है। राग भैरव प्रातः बेला में गाया जाता है, जबकि राग मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाता है। राग भैरव कब गाया जाता है? प्रातः बेला में, यानी प्रातः काल में। और राग मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाता है। राग मालकोस शीत ऋतु की मध्य रात्रि में गाया जाता है। राग मालकोस कब गाया जाता है? शीत ऋतु की मध्य रात्रि में गाया जाता है। भारतीय संगीत की सबसे प्राचीन गायन शैली ध्रुपद है। इस शैली के विकास में तानसेन का प्रमुख योगदान रहा। भारतीय संगीत की सबसे प्राचीन गायन शैली कौन सी है? तो ध्रुपद शैली है। ध्रुपद शैली के विकास में तानसेन का प्रमुख योगदान रहा है। उत्तर भारत भारतीय संगीत की लोकप्रिय शैली ख्याल गायकी है, जिसके जनक अमीर खुसरो थे। उत्तर भारत शास्त्रीय संगीत की लोकप्रिय शैली कौन सी है? ख्याल गायकी। और इन ख्याल गायकी के जनक कौन थे? अमीर खुसरो थे। ठुमरी गायकी का क्षेत्र लखनऊ है। ठुमरी गायकी का क्षेत्र कौन सा है? लखनऊ है, जिसके सृजनकर्ता उस्ताद सादिक खां थे। ठुमरी गायिका के सृजनकर्ता कौन थे? सादिक खां थे। टप्पा गायकी शैली पंजाब प्रांत से संबंधित माना जाता है। टप्पा गायकी शैली किस प्रांत से संबंधित माना जाता है? पंजाब प्रांत से संबंधित माना जाता है। तराना शैली के सृजनकर्ता अमीर खुसरो थे। तराना शैली के सृजनकर्ता कौन थे? अमीर खुसरो थे, जिसे दक्षिण भारत में तिल्लाना शैली कहा जाता है। तराना शैली को दक्षिण भारत में तिल्लाना शैली कहा जाता है और इसके सृजनकर्ता अमीर खुसरो थे। गजल शैली का जनक मिर्जा गालिब को मानी जाती है। गजल शैली का जनक मिर्जा गालिब को माना जाता है। पंडवाणी लोकगीत छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। पंडवाणी लोकगीत कहाँ प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। इस शैली के गायन में तीजन बाई व ऋतु शर्मा को प्रसिद्धि प्राप्त है। पंडवानी के गायन में तीजन बाई व ऋतु शर्मा को प्रसिद्धि प्राप्त है। लेजा लोकगीत मध्य प्रदेश व संकीर्तन मणिपुर में प्रसिद्ध है। लेजा लोकगीत मध्य प्रदेश में व संकीर्तन मणिपुर में प्रसिद्ध है। चाकरी लोकगीत जम्मू कश्मीर में, जबकि नचारी लोकगीत बिहार में प्रसिद्ध है। चाकरी लोकगीत कहाँ प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर में। और नचारी लोकगीत कहाँ प्रसिद्ध है? नचारी लोकगीत बिहार में प्रसिद्ध है। जावाली व पाठम का संबंध कर्नाटक संगीत शैली से है और त्यागराज कर्नाटक संगीत से संबंधित गायक है। जबाली व पाठम का संबंध कर्नाटक संगीत शैली से है
और त्यागराज कर्नाटक संगीत से संबंधित गायक है। भारतीय वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। भारतीय वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। सितार वादक के प्रसिद्ध नाम पंडित रविशंकर, विलायत खां व निखिल बनर्जी हैं। सितार वादक के जो प्रसिद्ध नाम हैं वह पंडित रविशंकर, विलायत खां व निखिल बनर्जी है। बांसुरी वादक के प्रसिद्ध नाम पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी है। बांसुरी वादक के प्रसिद्ध नाम पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी हैं। तबला वादक के प्रसिद्ध नाम अल्लार रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, जाकिर हुसैन व सुखविंदर सिंह हैं। तबला वादक के प्रसिद्ध नाम कौन कौन से हैं? अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, जाकिर हुसैन व सुखविंदर सिंह हैं। सरोज वादक के प्रसिद्ध नाम अमजद अली खां, अली अकबर खां हैं। सरोज में 19 तार होते हैं। सरोद में कितने तार होते हैं? 19 तार होते हैं। और सरोद वादक के प्रसिद्ध नाम कौन कौन से हैं? अमजद अली खां, अली अकबर खां। प्रसिद्ध वीणा वादक बदरुद्दीन डांगर और बालचंद हैं। प्रसिद्ध वीणा वादक कौन कौन हैं? बदरुद्दीन डांगर व बालचंद हैं। शहनाई वादक के प्रसिद्ध नाम बिस्मिल्लाह खां, हुसैन खां हैं। शहनाई वादक के प्रसिद्ध नाम कौन कौन से हैं? बिस्मिल्लाह खां और हुसैन खां हैं। संतूर वादक के रूप में शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध हैं। संतूर वादक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध हैं। पखावज वादक गोपाल दास व उस्ताद रहमान खां हैं। पखावज वादक कौन कौन से हैं? गोपाल दास व उस्ताद रहमान खां हैं। रुद्र वीणा वादक उस्ताद सादिक अली खां प्रसिद्ध हैं। रुद्र वीणा वादक में उस्ताद सादिक अली खां प्रसिद्ध हैं। सिमझनी वाद्य यंत्र बजाने में प्रसिद्ध वादक जुबीन मेहता है। जुबीन मेहता है। सिमझनी वाद्य यंत्र बजाने में प्रसिद्ध वादक जुबीन मेहता है। सारंगी वादक के रूप में प्रसिद्ध उस्ताद बिंदु खां है। सारंगी वादक के रूप में प्रसिद्ध कौन है? उस्ताद बिंदु खां है। संगीत क्षेत्र एवं संगीतज्ञ। अमीर खुसरो ने संगीत की आवाज़ ए खुसरकनी नामक पुस्तक की रचना की। आवाज़ ए खुसरकनी नामक पुस्तक की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने की। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय, जिसका पुराना नाम मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, लखनऊ में स्थित है। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय, जिसका पुराना नाम मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, लखनऊ में स्थित है। तानसेन के संगीत गुरु स्वामी हरिदास थे। तानसेन के संगीत गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास थे, जिन्हें सखी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। सखी संप्रदाय का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? स्वामी हरिदास को। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, जो ग्वालियर के थे। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। और ये कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। अकबर ने तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? ये अकबर ने दी थी। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ, जिनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया का। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के एटा में। और इनका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। अमीर खुसरो को कव्वाली, सितार व तबला का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को किसका जनक माना जाता है? कव्वाली का, सितार का और तबला का जनक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत सुकह की उपाधि दी। अमीर खुसरो को भारत सुकह की उपाधि किसने दी? अलाउद्दीन खिलजी ने दी। MS सुब्बालक्ष्मी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायिका है।
जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। MS सुब्बालक्ष्मी जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायिका हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दो मुंह वाले ढोल को मृदंग कहा जाता है। दो मुंह वाले ढोल को क्या कहा जाता है? मृदंग कहा जाता है। जबकि सबसे पुराना वाद्य यंत्र बीड़ा है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? बीड़ा है। बीड़ा व तंबूरा वाद्य यंत्र के मिश्रण से सितार वाद्य यंत्र बनता है। बीड़ा व तंबूरा वाद्य यंत्र के मिश्रण से सितार वाद्य यंत्र बनता है। सितार वाद्य यंत्र किसके मिश्रण से बनता है? बीड़ा व तंबूरा वाद्य यंत्र के मिश्रण से। जबकि ट्रम्पेट जो है वाद्य यंत्र बिना तार वाला होता है। ट्रम्पेट वाद्य यंत्र जो है बिना तार वाला वाद्य यंत्र होता है। साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था और अकबर नक्कारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नक्कारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। और साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वायलिन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। भारत के शास्त्रीय नृत्य। भगवान शिव को 108 प्रकार के नृत्यों का सर्जक माना जाता है। भगवान शिव का तांडव नृत्य प्रमुख है। भगवान शिव का जो है तांडव नृत्य जो है नृत्य प्रमुख है। जबकि पार्वती देवी का लास्य नृत्य प्रमुख है। पार्वती देवी का कौन सा नृत्य जब प्रमुख है? वो लास्य नृत्य प्रमुख है। कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? यह उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है, जिसके नृत्यकार बिरजू महाराज, सितारा देवी, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज व गोपाल कृष्ण आदि प्रसिद्ध हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य का नृत्यकार जो हैं बिरजू महाराज, सितारा देवी, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज व गोपाल कृष्ण आदि प्रसिद्ध हैं। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक दक्षिण भारत की देवदासियां थीं, जो तमिलनाडु में प्रचलित है। इसके प्रमुख नृत्यकार यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, वैजयंती माला, लीला सैमसन, रुक्मिणी देवी और पद्मा सुब्रमण्यम है। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और इसके जो नृत्यकार हैं वो यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, वैजयंती माला, लाला सैमसन और रुक्मिणी देवी और पद्मा सुब्रमण्यम हैं। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, जिसका जिक्र भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है और इसका प्राचीन नाम सदीर है। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम जो है सदीर है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नर्तक झावेरी बहनें, बिपिन सिन्हा और बिंबावंती देवी व सविता मेहता हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नर्तक झावेरी बहनें, बिपिन सिन्हा, बिंबावती देवी व सविता मेहता हैं। कथकली केरल से संबंधित है। कथकली कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। इसके कथकली के नृत्य में मुखौटे का प्रयोग होता है। इसके प्रमुख नर्तक गोपीनाथ कृष्णन, गीता गांगुली, मुकुंद राज व मृणालिनी साराभाई आदि हैं। कथकली के नर्तक गोपीनाथ कृष्णन, गीता गांगुली, मुकुंद राज व मृणालिनी साराभाई आदि हैं। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य अति प्राचीनतम नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं, जिसके प्रसिद्ध नर्तक माधवी मुदगल, किरण सहगल व इंद्राणी रहमान आदि हैं। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य अति प्राचीनतम नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं, जिसके प्रसिद्ध नर्तक माधवी मुदगल, किरण सहगल व इंद्राणी रहमान आदि हैं। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के जो नर्तक हैं वो माधवी मुदगल,
किरण सहगल व इंद्राणी रहमान आदि हैं। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश में पीतल तस्तरी की धार पर पांव रखकर किया जाता है। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का है और यहाँ पे पीतल तस्तरी की धार पर पांव रखकर यह नृत्य किया जाता है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का नृत्यकार जो है राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और स्वप्न सुंदरी हैं। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का नृत्यकार कौन कौन से हैं? राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति व स्वप्न सुंदरी हैं। मोहिनीअट्टम केरल में एकल किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। और इसके नृत्यकार जो है बैजयंती माला, हेमा मालिनी, रागिनी देवी, श्रीदेवी आदि हैं। मोहिनीअट्टम के नृत्यकार जो है बैजयंती माला, हेमा मालिनी, रागिनी देवी और श्रीदेवी आदि हैं। सत्रिया नृत्य, सत्रिया जो नृत्य है वह असम में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया नृत्य असम में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है जिसके प्रवर्तक वैष्णव संत शंकरदेव थे। सत्रिया नृत्य के प्रवर्तक कौन थे? वैष्णव संत शंकरदेव थे। भारत के लोक नृत्य, लावड़ी, तमाशा व टिपरी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन कौन सा है? लावड़ी है, तमाशा है और टिपरी है। गरबा, डांडिया व पणिहारी गुजरात का लोक नृत्य है। गुजरात का लोक नृत्य कौन कौन सा है? गरबा है, डांडिया है व पणिहारी है। भांगड़ा व गिद्दा लोक नृत्य पंजाब में किया जाता है। भांगड़ा व गिद्दा लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? पंजाब में किया जाता है। घूमर, कठपुतली, गीदड़, पड़घट व पनिहारी राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान का लोक नृत्य कौन कौन सा है? घूमर है, कठपुतली है, गीदड़ है, पड़घट है व पनिहारी है। बिहू नृत्य कली गोपाल व नट पूजा लोक नृत्य असम राज्य में किया जाता है। बिहू नृत्य, कली गोपाल व नट पूजा लोक नृत्य असम राज्य में किया जाता है। और चेरकोन नृत्य मिजोरम में होता है। चेरकोन नृत्य कहाँ होता है? मिजोरम में होता है। चेरकोन जो नृत्य है वो कहाँ होता है? मिजोरम में होता है। और बिहू नृत्य काली गोपाल व नट पूजा लोक नृत्य कहाँ होता है? यह असम में होता है। पंडवानी, अटारी व सरहुल छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? पंडवानी है, अटारी है व सरहुल है। राउफ लोक नृत्य जो है जम्मू कश्मीर में फसल कटाई के समय होता है। राउफ लोक नृत्य कब होता है? जम्मू कश्मीर में फसल कटाई के समय होता है। जबकि बैम्बू नृत्य नागालैंड में किया जाता है। बैम्बू नृत्य कहाँ किया जाता है? नागालैंड में किया जाता है। संकीर्तन व थागटा नृत्य मणिपुर में किया जाता है। मणिपुर में कौन कौन सा नृत्य किया जाता है? संकीर्तन व थागटा नृत्य किया जाता है। यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक में किया जाता है। यक्षगान लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? यह कर्नाटक में किया जाता है। यक्षगान लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में। कजरी, झूला व नौटंकी नृत्य उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा नृत्य किया जाता है? कजरी किया जाता है, झूला व नौटंकी। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड व उड़ीसा में किया जाता है। छऊ नृत्य कहाँ कहाँ किया जाता है? यह पश्चिम बंगाल में किया जाता है, झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। कृष्ण अट्टम लोक नृत्य केरल में किया जाता है। कृष्ण अट्टम लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है। बाउल नृत्य, जत्रा व कीर्तन नृत्य पश्चिम बंगाल में किया जाता है। बाउल नृत्य, जत्रा व कीर्तन नृत्य पश्चिम बंगाल में किया जाता है। जबकि कर्मा नृत्य जो है छत्तीसगढ़ में होता है। कर्मा नृत्य कहाँ होता है? ये छत्तीसगढ़ में। और बाउल नृत्य और जत्रा व कीर्तन नृत्य पश्चिम बंगाल में होता है। जट जाटिन नृत्य व चैता नृत्य का संबंध बिहार से है। जट जटिन नृत्य व चैता नृत्य का संबंध कहाँ से है? बिहार से है।
मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। मुखौटा नृत्य कहाँ किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। जद्दा जद्दा थाली व छारबा नृत्य हिमाचल प्रदेश में होता है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा नृत्य होता है? जद्दा, थाली व छारबा। गोटीपुआ व पाइका लोक नृत्य का संबंध ओडिशा से है। गोटीपुआ व पाइका लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? ओडिशा से है। जबकि घटा मर्दाला लोक नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। घटा मर्दाला लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। कैला देवी का मेला करौली राजस्थान में लगता है। कैला देवी का मेला कहाँ लगता है? करौली राजस्थान में लगता है। और सुलह कुल मेला अलीगढ़ के उत्तर प्रदेश में लगता है, जो एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। सुलह कुल मेला कहाँ लगता है? अलीगढ़ के उत्तर प्रदेश में लगता है, जो एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और कैला देवी मेला करौली राजस्थान में लगता है। भारतीय सिनेमा जगत। भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। भारतीय सिनेमा के जनक किसे माना जाता है? दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। भारतीय सिनेमा को बॉलीवुड कहा जाता है। भारतीय सिनेमा को क्या कहा जाता है? बॉलीवुड। सिनेमा का आविष्कार निकोलस व जीन लुथियन ने 1895 ईस्वी को फ्रांस में की थी। सिनेमा का आविष्कार किसने की थी? निकोलस व जीन लुथियन ने 1895 ईस्वी में फ्रांस में की थी। भारत की प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी, जो मई 1913 को रिलीज हुई। इसके निर्देशक दादा साहेब फाल्के थे। भारत की जो प्रथम मूक फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र थी। यह 1913 में रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक जो थे दादा साहेब फाल्के थे। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? यह आलम आरा थी और 1931 को रिलीज हुई थी। आलम आरा कब रिलीज हुई थी? 1931 को। इसके निर्देशक कौन थे? आरदेशियर ईरानी थे। आलम आरा फिल्म के निर्देशक जो थे आरदेशियर ईरानी थे। आलम आरा में अभिनेत्री जुबेदा बेगम थी। आलम आरा में अभिनेत्री कौन थी? जुबेदा बेगम थी। प्रथम भारतीय अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी, जो 1935 में रिलीज हुई थी। प्रथम भारतीय अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी? नूरजहां, जो 1935 में रिलीज हुई थी। भारत की प्रथम स्वदेशी रंगीन फिल्म किसान कन्या थी, जो 1937 ईस्वी में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशक आरदेशियर ईरानी थे। भारत की प्रथम स्वदेशी रंगीन फिल्म कौन सी थी? किसान कन्या। कब रिलीज हुई? 1937 में और इसके निर्देशक थे आरदेशियर ईरानी थे। प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका फातिमा बेगम थी। प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका कौन थी? फातिमा बेगम थी, जिन्होंने 1926 ईस्वी में बुलबुले फिल्म का निर्देशन किया। बुलबुले फिल्म का निर्देशन किसने किया? फातिमा बेगम ने। प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन, जो मलयालम भाषा में थी। प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन मलयालम में थी। भारतीय सिनेमा की पहली नायिका देविका रानी रोरिक थी। भारतीय सिनेमा की पहली गायिका कौन थी? देविका रानी रोरिक थी। 70 mm में बनी पहली भारतीय फिल्म शोले 1975 में रिलीज हुई। 70 mm में बनी पहली भारतीय फिल्म शोले 1975 में रिलीज हुई थी। वीनस की मूर्ति अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता है। वीनस की मूर्ति किसे कहा जाता है? अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता है। प्रथम दादा साहेब पुरस्कार देविका रानी को दिया गया। प्रथम दादा साहेब पुरस्कार किसको दिया गया? देविका रानी को दिया गया। ऑस्कर प्राप्त पहली भारतीय महिला भानु अथैया थी। ऑस्कर प्राप्त पहली भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया थी, जिनको फिल्म गांधी में ड्रेस डिजाइनिंग के लिए मिला था। ये ड्रेस डिजाइनर थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम फिल्म जगत के अभिनेता सत्यजीत रे, जो 1992 में थे। भारतीय रत्न से सम्मानित प्रथम फिल्म जगत के अभिनेता सत्यजीत रे थे।
केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पूना में स्थित है, जो 1964 ईस्वी में बना था। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पूना में स्थित है, जो 1964 ईस्वी में बना था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना 10 अक्टूबर 1954 को हुई, जिसमें प्रथम फिल्म पुरस्कार मीजो गालिब को मिला। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना 10 अक्टूबर 1954 को हुई, जिसमें प्रथम फिल्म पुरस्कार मीजो गालिब को मिला। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1952 में बम्बई में हुआ था। प्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कब हुआ था? 1952 में। कहाँ? मुंबई में हुआ था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1869 ईस्वी में हुई, जिसमें 10 लाख पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1969 ईस्वी में, जिसमें 10 लाख पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1982 ईस्वी को हुई। दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1982 ईस्वी को हुई। दूरदर्शन पर प्रायोजित प्रथम सीरियल हम लोग 1984 था। दूरदर्शन पर प्रायोजित जो प्रथम सीरियल था हम लोग था, वो 1984 में था। फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी को हुई, जिसे प्रतिवर्ष टाइम्स ग्रुप प्रदान करता है। फिल्म फेयर पुरस्कार कौन प्रदान करता है? टाइम्स ग्रुप प्रदान करता है प्रतिवर्ष, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। ऑस्कर फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई और कान फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1946 में हुई। ऑस्कर फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1929 ईस्वी में, और कान फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1946 ईस्वी में। फिल्म टाइटैनिक ने 1997 ईस्वी में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीते। 11 ऑस्कर पुरस्कार कौन सा फिल्म जीता? टाइटैनिक। कब? 1997 में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का प्रारंभ 1944 ईस्वी में हुआ। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? 1944 ईस्वी में हुआ। यूएसए सिनेमा को हॉलीवुड कहा जाता है। यूएसए सिनेमा को क्या कहा जाता है? हॉलीवुड कहा जाता है। तेलुगु फिल्म सिनेमा को टॉलीवुड तथा तमिल सिनेमा को कॉलीवुड कहा जाता है। तेलुगु फिल्म सिनेमा को टॉलीवुड तथा तमिल सिनेमा को कॉलीवुड कहा जाता है। डांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गीत रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार दिगंबर विष्णु थे। डांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध जो गीत गाया गया था रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन थे? दिगंबर विष्णु थे। मधुशाला नामक काव्य की रचना हरिवंश राय बच्चन ने की। मधुशाला नामक काव्य की रचना किसने की? हरिवंश राय बच्चन ने की। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने निभाई थी। चाचा चौधरी नाटक के रचनाकार प्राण थे। चाचा चौधरी नाटक के रचनाकार कौन थे? प्राण थे। जबकि मिकी माउस के रचनाकार बाल डिज्नी थे। मिकी माउस के रचनाकार कौन थे? बाल डिज्नी थे। बाल डिज्नी किसके रचनाकार थे? मिकी माउस की। सांता क्लॉज का मूल नाम सेंट निकोलस था। सांता क्लॉज का मूल नाम क्या था? सेंट निकोलस था। प्रसिद्ध गीत ये मेरे वतन के लोगों के रचयिता कवि प्रदीप थे, जबकि गीत में स्वर लता मंगेशकर ने की। प्रसिद्ध गीत ये मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है? कवि प्रदीप है, और इसका स्वर कौन दिया? लता मंगेशकर ने। भारतीय राज्यों के प्रसिद्ध उत्सव। भारतीय राज्यों के प्रसिद्ध उत्सव। सरहुल त्यौहार जो है झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। जबकि पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। वह ये पोंगल क्या है? एक कृषि त्यौहार है।
ओणम त्यौहार केरल में नौका दौड़ से संबंधित है। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। यह त्यौहार जो है नौका दौड़ से संबंधित है। जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु में बैलों की लड़ाई से संबंधित है। जल्लीकट्टू त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है और यह बैलों की लड़ाई से संबंधित त्यौहार है। छठ पूजा बिहार में सूर्य की पूजा होती है और कर्मा पर्व बिहार और झारखंड का प्रमुख पर्व है। छठ पूजा बिहार में सूर्य की पूजा होती है। कर्मा पर्व जो है बिहार और झारखंड का प्रमुख पर्व है। दुर्गा पूजा त्यौहार पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा त्यौहार जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और दंतेश्वरी मेला छत्तीसगढ़ में लगता है। दंतेश्वरी मेला कहाँ लगता है? तो छत्तीसगढ़ में लगता है। टिक्का हरियाणा का प्रमुख पर्व है। टिक्का हरियाणा का प्रमुख पर्व है, जबकि हार्नबिल उत्सव नागालैंड से संबंधित है। हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। लोसार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय उत्सव त्वांग मठ में, जबकि मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। लोसार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय उत्सव है जो त्वांग मठ में मनाया जाता है। और मिर्च महोत्सव जो है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और लोसार महोत्सव कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में त्वांग मठ में मनाया जाता है। बथुकम महोत्सव व बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। बोथुकम्ब महोत्सव व बोनाल महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव जो है ओडिशा में मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में, जबकि लाई हरोबा महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में, जबकि लाई हरोबा महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में, जबकि लाई हरोबा महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। बिहू उत्सव से असम में नए कृषि चक्र की शुरुआत होती है। वह उदागी महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। उगादी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। उगादी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। और बिहू उत्सव असम में। ये नए कृषि चक्र की शुरुआत में होती है। चपचारकूट उत्सव मिजोरम का प्रमुख उत्सव है। चपचारकूट उत्सव कहाँ का प्रमुख उत्सव है? यह मिजोरम का प्रसिद्ध उत्सव है। राजा पारबा उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। राजा पारबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह उड़ीसा में मनाया जाता है। मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है। मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है, जबकि गणगौर उत्सव राजस्थान में मनाते हैं। गणगौर उत्सव कहाँ मनाते हैं? राजस्थान में मनाते हैं। गुड़ी पर्व गणेश उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पर्व व गणेश उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नौरोज त्यौहार व पपेटी त्यौहार पारसी धर्म का प्रमुख त्यौहार है, जबकि कंस मेला मथुरा में लगता है। नौरोज त्यौहार व पपेटी त्यौहार जो है पारसी धर्म का प्रमुख त्यौहार है और कंस मेला मथुरा में लगता है। हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। देवी धुरा चंपावत में बग्वाल मेला मनाया जाता है। देवी धुरा चंपावत में बग्वाल मेला मनाया जाता है। पुरी की रथ यात्रा कृष्ण भगवान सुभद्रा व बलराम के सम्मान में निकाली जाती है। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? कृष्ण भगवान सुभद्रा व बलराम के सम्मान में निकाली जाती है। पुष्कर मेले में ऊँटों का व्यापार होता है। पुष्कर मेला में क्या होता है? ऊँटों का व्यापार होता है। केला देवी का मेला करौली में लगता है। केला देवी का मेला कहाँ लगता है? करौली में लगता है। केला देवी का मेला कहाँ लगता है? करौली में लगता है। सुलहकुल मेला हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है जो अलीगढ़ में लगता है। सुलहकुल मेला जो है ये हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है जो अलीगढ़ में लगता है।
भारत की जनगणना 2011 के आंकड़े। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के काल में। भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना 2011 में हुई। भारत की कौन सी जनगणना थी? 2011 की 15वीं जनगणना, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना के आयुक्त सी चंद्रमौली थे। 2011 में जो जनगणना हुआ उसके जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। और 2011 की जनगणना के शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी। 2011 की जनगणना के शुभंकर कौन थी? प्रगणक शिक्षिका थी। और इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जाति आधारित जनगणना की शुरुआत 1931 ईस्वी से हुई। जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कब से हुई? 1931 ईस्वी से हुई। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 था। जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा था? 1921 था। 2011 की जनगणना में 3 प्रश्नावली थी: मकान सूचीकरण, परिवार सूचीकरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। 2011 की जनगणना में कितने प्रश्नावली थी? 3 प्रश्नावली थी। कौन कौन? मकान सूचीकरण, परिवार सूचीकरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। मकान सूचीकरण के तहत 35 प्रश्न और परिवार सूचीकरण के तहत 29 प्रश्न थे। मकान सूचीकरण के तहत कितने प्रश्न थे? 35 प्रश्न। और परिवार सूचीकरण के तहत कितने प्रश्न थे? 29 प्रश्न थे। भारत की 2011 के अनुसार जनसंख्या 1,21,56,09,573 या 121.05 करोड़ थी। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत में कुल पुरुष जनसंख्या कितना है? 62.32 करोड़। भारत में पुरुष जनसंख्या कितना है? 62.32 यानी 32 करोड़। और महिला जनसंख्या 58.74 करोड़ है। भारत में महिला जनसंख्या कितना है? 58.74 करोड़ है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 17.7%। भारत का जनसंख्या दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। भारत का जनसंख्या दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत में कुल विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत में कुल विश्व का कितना परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 17.5%। भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुष पे है। भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और लिंगानुपात जो है 943 प्रति 1000 है, प्रति 1000 है। भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% है। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14% है। पुरुष साक्षरता कितना है? 82.14% है, जबकि महिला साक्षरता जो है 65.46% है। महिला साक्षरता कितना है? 65.46% है। भारत की ग्रामीण साक्षरता 67.8% है। भारत की ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 67.8% है। और शहरी साक्षरता 84.1% है। शहरी साक्षरता कितना है? 84.1% है। भारत की ग्रामीण आबादी 68.8% है। भारत की ग्रामीण आबादी कितनी है? 68.8% है। और शहरी जनसंख्या कितना का प्रतिशत कितना है? 31.2%। भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.2%।
भारत की कुल अनुसूचित जाति आबादी 16.2% है। भारत में कुल अनुसूचित जाति की आबादी कितनी है? 16.2%। और अनुसूचित जनजाति की आबादी 18.6% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी है भारत में? 8.6%। भारत की दशकीय वृद्धि दर में गिरावट 1971 से हुई। भारत में दशकीय वृद्धि दर में गिरावट कब से हुई? 1971 ईस्वी से हुई। जनसंख्या से संबंधित आंकड़े। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में उत्तर प्रदेश, जिसमें 19.9 करोड़ जनसंख्या है। उसके बाद से आता है महाराष्ट्र, जिसमें 11.3 करोड़ जनसंख्या है। फिर तीसरे नंबर पर है बिहार, जिसमें 10.4 करोड़ जनसंख्या है। और 5वें नंबर पर है बंगाल, जिसमें 9.2 करोड़ जनसंख्या है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य में सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, फिर बंगाल। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। भारत के जो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं वो सिक्किम है, जिसमें जनसंख्या कितनी है? 6.1 लाख। उसके बाद मिजोरम आता है, जिसमें जनसंख्या 10.9 लाख। उसके बाद से आता है अरुणाचल प्रदेश, इसमें जनसंख्या है 13.8 लाख। उसके बाद से आता है गोवा, जिसमें जनसंख्या है 14 लाख। फिर आता है नागालैंड। यानी न्यूनतम जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है, उसके बाद से मिजोरम का है, फिर अरुणाचल प्रदेश का है। यानी सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद से गोवा, फिर नागालैंड। 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर क्रमशः मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार का है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कौन कौन से राज्य में है? तो वो मेघालय में है पहला, और फिर दूसरा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा नंबर पर बिहार है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें कि और भी अच्छे हम वीडियो ला सकें। थैंक यू।